उनमें किसी चीज में भी गवर्नर, प्रेसिडेंट, जनरल लेफ्टिनेंट गवर्नर की अपनी राय नहीं हो सकती। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, एक्सेप्ट फॉर ओकेजन, जब उन्होंने इनवाइट करना हो, गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात हो या ऐसे डिसीजन लेने हो, तो वो उन चीजों उस वक्त वो मतलब अपनी राय दे सकता है। उन्होंने उसको काफी गिल्ट किया 370 पे, और वो कह रहा है कि मुझे इस पे कुछ नहीं बोलना। जो वक्त आएगा मैं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोला, फिर भी उन्होंने उनको उसको हम हुकूमत बनाओ, हुकूमत रूल करो, अच्छी चीजें लाओ, और अगर नहीं है नुमाइंदे के तौर पे हमारे मसले, फिर भी तो उनको हल करो। यहाँ तक भी चला कि सम पीपल हैव टोल्ड उमर अब्दुल्ला अबाउट दिस, और उसके बाद उन्होंने ये डिमांड चुपचाप कम कर दी है ऐसे। तो ये काफी चला था। तो मैंने रेलिवेंट पोर्शन मैंने थोड़ा सा इसमें रिसर्च भी की। जहाँ तो सीटें बढ़ाने की बात करें तो फिर भी होगी वो बनेगी जब वो पार्लियामेंट की डिलिमिटेशन होने जा रही है। अब तो वक्त आ गया कि पार्लियामेंट सीटों की भी डिलिमिटेशन हो। नमस्कार, प्रोग्राम संडे स्पेशल में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता। 3 तारीख से जम्मू कश्मीर में बजट सेशन शुरू होने जा रहा है। बहुत देर के बाद जम्मू कश्मीर की असेंबली बहाल हुई है और लोगों को इंतजार है अपनी उन सब बातों के लिए जिसके उनके बारे में सोच रखा था। पिछला एक छोटा सेशन श्रीनगर में हुआ तो वो हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बजट सेशन है। और सबसे बड़ी बात है, जम्मू कश्मीर यूटी का पहला बजट और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का भी पहला बजट होगा जो पेश करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ है केवी जंडियाल साहब। बहुत एक्सपीरियंस है उन्होंने बहुत बजट देखे हैं, बहुत बजट इनके आंखों के सामने से, इनके हाथों के सामने से निकले। इनसे हम जानकारी लेंगे कि इस स्पेशल बजट के बारे में वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है। जंडियाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जंडियाल साहब, बजट तो आपने बहुत देखे, बहुत आपने कवर किए, कवर करवाए। ये एक ऐसा बजट है जो यूटी का पहला बजट है और एज ए फाइनेंस मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का भी पहला बजट है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी जो उसने भी अपने तेवर दिखाना शुरू कर दी है, प्रशिक्षण शिविर लगाया हुआ है, पीडीपी भी सरकार को घेरना चाहती है। क्या आपकी नजर में ये सब क्या है, ये इस बजट के बारे में क्या आप सोचते हैं? जी देखिए, बजट तो बड़ी इंपॉर्टेंट एक फीचर होता है पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स का। और हमारी जो डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसमें आपको पता ही होगा कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, इसमें से पैसा निकालने के लिए वो लेजिस्लेचर की स्टैंप लगनी जरूरी है। वो जो कोई भी चीज जो है एक्सपेंडिचर नहीं किया जा सकता जब तक बजट हो उसको असेंबली पास ना करे, और फिर उसके बाद गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भी हेड होता है वो उसको अप्रूव करता है। तो ये एक लाजमी तौर पे काफी सालों के बाद जो कि यहाँ पर सेंट्रल रूल था, डेमोक्रेसी एक हिसाब से पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी नहीं थी, इट वाज एग्जेक्टिव रूल था जो लेफ्टिनेंट गवर्नर चला रहे थे। तो उसमें ये एक बड़ा एलिमेंट होता है। और आपने देखा होगा, और मैं तो ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री जो मैं जानता हूँ, मेरी नजर पड़ती है, तो ये पहला मरहला होगा जब चीफ मिनिस्टर जी खुद बजट पेश करने जा रहा है, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर। बिल्कुल। आज तक हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, चीफ मिनिस्टर बैठते थे और फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसने एज ए फाइनेंस मिनिस्टर पहला चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर में जो बजट पेश करेगा कल। जी सोमवार कल तो नहीं करेगा, वो कल तो जॉइंट सेशन होगा, जॉइंट सेशन तो सिन्हा साहब एड्रेस करेंगे, उनका खुतबा होगा। तो ये देखने वाली बात है। और मैं तो कहता हूँ कि जो प्रेस रिपोर्ट्स हैं जो आपने भी देखी होगी, उमर अब्दुल्ला ने काफी दिलचस्पी दिखाई है और उसने वाइड स्पेक्ट्रम जो है स्टेट का हर अदारे जिनसे ताल्लुक हो सकता है बजट का, जब फाइनेंसिस का या कोई टैक्सेस का, तो वो उन्होंने उनके साथ मुलाकात की है। प्री बजट से जो सेशन उनका अच्छा नॉर्मली पहले भी होते थे, फाइनेंस मिनिस्टर कंडक्ट करते हैं, वो नॉर्मली होता है, बट इसने
वह काफी उसका दायरा बढ़ाया, और जो चीफ मिनिस्टर खुद जब ये करता है तो उसका लेवल जो है बढ़ जाता है। तो इसने काफी कोशिश की है अंडरस्टैंडिंग करने की और बजट तैयार करने की। देखते हैं बजट किस टाइप का आता है। इसमें 30 के करीब जो है बिल लाए जा रहे हैं। अब कितने सेशन में कितने स्पीकर साहब इनकी इजाजत देते हैं तो अभी कह नहीं सकते। नहीं, वो नहीं होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं। जी जी। एक होता है गवर्नमेंट बिल्स, जी जी, जो इनका कैलेंडर बनेगा उसमें। नहीं, 30 प्राइवेट बिल्स उनमें कुछ कुछ दिन रखे जाते हैं प्राइवेट बिल्स के लिए। जी जी। तो प्राइवेट बिल में तो अगर 2 दिन रखे हैं उन्होंने, एक दिन रखा, तो उसमें कितने बिल आ सकते हैं? तो नेचुरली वो 30 की तो आएंगे नहीं, उनमें से वो सिलेक्ट करेंगे किसको जाना इजाजत देनी है बिल पेश करने की। सब एक सवाल जो बार बार हमें दिमाग में आ रहा है कि जब भी आप तो एलजी एड्रेस करेंगे, पहले एड्रेस करते थे, तो वो जो स्पीच जो है वो कैबिनेट की भेजी हुई होती थी, वो उसी को पढ़ते थे। लेकिन इस बार क्या एलजी वही स्पीच लेंगे? क्योंकि एलजी जो किस में इंडिपेंडेंट थे पहले, पिछली हुकूमत जो एलजी के पास ही सारी, तो एलजी क्या यही 4 महीने की सारी स्पीच पढ़ेंगे जब पिछला वन कर देगा? नहीं, ऐसा होता है कि देखिए आदर्शी के जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, यूटी जो भी है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो गवर्नर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, दे एक्ट ऑन द एडवाइस, एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। ठीक, उनमें किसी चीज में भी गवर्नर, प्रेसिडेंट या लेफ्टिनेंट गवर्नर की अपनी राय नहीं हो सकती, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। एक्सेप्ट फॉर ओकेजन, जब उन्होंने इनवाइट करना हो, गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात हो या ऐसे डिसीजन लेने हो, तो वो उन चीजों उस वक्त वो मतलब अपनी राय दे सकता है, मतलब ही एक्सरसाइज हिज ओन असेसमेंट। अदरवाइज तो ही इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में स्पेशल स्टेटस और स्टेटहुड है, तो ये लग रहा है कि स्पीच में भी ये शब्द होंगे। ये उस वक्त क्या एलजी का रोल रहेगा? देखिए, वो तो ये चीजें तमिलनाडु गवर्नर के साथ हो चुकी हैं। उन्होंने, तमिलनाडु के गवर्नर ने वो जो ऑफेंसिव पैराग्राफ्स थे, ही रिफ्यूज टू रीड इट। अच्छा। तो ये जो प्रेसिडेंट है, हालांकि ही शुड रीड इट बिकॉज ही इज बाउंड बाय द टेक्स्ट जो उनको भेजा जाता है काउंसिल। फॉर दैट मैटर, आपके अभी दिल्ली में था, यूटी में, जो नेशनल काउंसिल जो हमारी कैपिटल थी, उसमें भी तो वो इतनी लड़ाई झगड़ा था, तो उसके बावजूद भी जो उनको एड्रेस होता था वो एलजी वही पढ़ता था। और ये तो एक हो गई पोजीशन जी, जो कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन कहिए या पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस कहिए, जो हमारा आज तक हो चुका है। इट इज नॉट वी आर नॉट इन इन्फेंसी, हमारे 75 साल हो चुके हैं और ये मतलब चीजें देखी हैं, कुछ अच्छी देखी, कोई बुरी देखी, लेकिन वी हैव पास थ्रू ऑल दोस। लेकिन अब जो ये आपने सवाल पूछा, मैं उसको दूसरे एंगल से करूंगा कि क्या उमर अब्दुल्ला ने, नेशनल उमर अब्दुल्ला हेडेड गवर्नमेंट जो है, वो क्या ऐसी चीजें लाएगी जिससे स्टेट में रीजनल लेवल पर एक फसाद पैदा हो जाए, जहां जम्मू कश्मीर और सेंटर के दरमियान एक ऐसी चीज टेंशन क्रिएट हो जाए। जो चीजें आपने कही, तमिलनाडु एक स्टेट है जो हर चीज पे उठा रही है इशू, हर चीज, हर बात पे करती है वो टेंशन। आप देखिए, फॉर दैट मैटर बंगाल, फॉर दैट मैटर, तो क्या, तो मैंने अभी पीछे लिखा था कि डू नॉट मेक फॉर उमर अब्दुल्ला केजरीवाल। जी जी। तो जो आज तक जो 4 महीने से ज्यादा हो गया, तो उसका जो अगर आप एनालाइज करें, तो उमर अब्दुल्ला इज ट्रेडिंग ए वेरी कॉशियस पाथ, बैलेंस पाथ पे चल रहा है। तो उसने अभी तक कोई ऐसा ऑफेंसिव चीजें नहीं की जिससे टेंशन बढ़े। अलबत्ता उसकी कोशिश 2-3 चीजों की रही है।
एक तो ये है कि जम्मू को साथ लेके चलना, जी और दूसरा ये है कि सेंटर के साथ फजूल की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि शायद वो समझता है और वो ही इज बिहेविंग लाइक ए मैच्योर पॉलिटिशियन कश्मीर से, कि ये वज़ीर फारूक साहब भी कहते थे कि जम्मू कश्मीर में जो भी सरकार आए और सेंटर में जो भी सरकार हो, वो उसके साथ मिलके ही काम कर सकती है, क्योंकि हमें मसले बड़े जो है बड़े होते हैं। तो वही हाल है कि ही नीड्स सपोर्ट, ही नीड्स फाइनेंसेस टू ओवरकम सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, और कुछ चीजें जो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में कमिटमेंट की है उनको पूरा करने के लिए भी सेंटर की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि जो खुतबा कल वो मनोज सिन्हा जी पढ़ेंगे उसमें ऐसा कोई चीज होगी। मतलब आप खुद देखिए, जब पहली असेंबली सेशन हुआ और जो पहला रेजोल्यूशन हुआ उसमें 370 की बात नहीं की उन्होंने, स्पेशल स्टेटस की बात। स्पेशल स्टेटस तो कोई भी मान सकता है, जी जी जी, मतलब कोई क्राइम नहीं है। मैं तो ये भी कहूंगा 370 मांगना भी कोई क्राइम नहीं है जी। इट इज एक पैरामीटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के जो दायरा है उसमें कोई भी चीज आप शॉर्ट ऑफ सेसेशन कोई भी चीज मांग सकते हो, वो देने वाले तो पार्लियामेंट है जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है। लेकिन इसमें एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से स्पेशल स्टेटस की बात की उन्होंने, तो श्रीनगर में कितना हंगामा हुआ, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए वहां पे किस तरह से सीटों के ऊपर खड़े हो गए। अगर यही शब्द एलजी बोल लेता है तो क्या रोल रहेगा भारतीय जनता पार्टी? ये देखना पड़ेगा ना उसका खुतबे में क्या कहेंगे क्या वो लेके आएगा, जब वो पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, मुझे लगता नहीं कि वो कहेंगे। मुझे इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो होता है ये एक विजन भी होता है, उस गवर्नमेंट का विजन क्या है अगले साल, बजट वैसे होता है शुरू जब, तो उस विजन में restoration of Article 370 is not a part of the vision. It is. They also know it is not possible. तो उसने कभी कहा, उसने कभी इस चीजों में कहा नहीं। हाँ, बाकी डिमांड रखने के लिए कई चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे पीडीपी का प्रश्न है, पीडीपी का भी प्रश्न तो उठाएगी इस बात पे। 3 बिल के लिए मदद मांग रही है। ऐसा है तो पॉलिटिक्स है ना ये जी, दिस इज ऑल पॉलिटिक्स, प्लेइंग टू द गैलरीज, किसके सेंटिमेंट्स को लेके चल रहे हैं। तो देखिए ना, वो चीजें ऐसी कर रहे हैं जिससे ये साबित हो कि हम दोबारा कश्मीर को उसी पुराने रास्ते में चलना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला वो नहीं करना चाहता। अगर आपने उमर अब्दुल्ला के 2 इंटरव्यू सुने होते, एक न्यूज 18 और एक बीबीसी के साथ, तो आपको देखने लगा होगा कि वो दोनों इंटरव्यू में टीआरपी बढ़ाने के लिए अपनी उन्होंने उसको काफी गिल्ट किया 370 पे, और वो कह रहा है कि मुझे इस पे कुछ नहीं बोलना, जो वक्त आएगा मैं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोला। फिर भी उन्होंने उनको उसको कॉर्नर करने की कोशिश की। तो मतलब देखो जी, मेरा विचार तो ये है, मैं चाहे किसी को अच्छा लगे ना लगे, जम्मू में हूं मैं, कि उमर अब्दुल्ला को स्पेस देनी चाहिए जी। उमर अब्दुल्ला मैंडेट लेके आया है, एक डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज हुई है जिससे हिंदुस्तान का जो रुतबा है वर्ल्ड में एक एनहांस हुआ है, बढ़ा है। कि कश्मीर में भी जहाँ कहते थे कि इलेक्शन फ्रॉड होते हैं, ठीक है, तो ये पाकिस्तान का भी रहा, हमारे भी कुछ दोस्त यार कहते रहे, वही है, वो मन की आया है, वो खुद का दुनिया कह रही है कि बड़ा फेयर इलेक्शन, फेयर इलेक्शन हुई। ये तो आपने प्रधानमंत्री ने भी कोशिश कर ली, आपने 5 साल इतनी इन्वेस्टमेंट भी कर ली कश्मीर में, आपने सब चीज साख लगा दी, आप कश्मीर में एक सीट भी नहीं ले पाए। यू मस्ट एक्सेप्ट द रियलिटी। एनसी एक वाहिद जमात है अगर देखें जिसको दोनों खेतों में सीटें मिली है, और किसी पार्टी को नहीं मिली, कांग्रेस को भी नहीं मिली। तो ये पब्लिक मैंडेट जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर पब्लिक, हम एक दिल्ली में हम कहते हैं पब्लिक मैंडेट एक्सेप्ट करो नेशनल में, लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर ना करें हम तो ना इंसाफी। उम्मीद करते हैं कि जो कटरा में प्रशिक्षण चल रहा है इस बात के ऊपर गौर देंगे। नहीं, वो होगा नहीं। हालांकि मैं तो कहता हूं कि देखिए, बड़ी अच्छी सी बात यह है कि
पार्लियामेंट में, राज्यसभा और लोकसभा में, या दिल्ली असेंबली में जो अपोजिशन खसूसी तौर पे कांग्रेस करती है या आम आदमी पार्टी करती है, शेमफुल कंडक्ट जो होता है वहां पर, अगर बीजेपी के एमएलए जम्मू कश्मीर में वही कंडक्ट करें, ऑब्स्ट्रक्ट करें, तो क्या फायदा, क्या फर्क रह गया? तो इसलिए शिविर अपनी जगह है। मतलब मैं तो ये कहूंगा, अगर खैर मेरी बात बेमानी है उनके लिए, उन्होंने अपने स्ट्रेटेजी के साथ चल रहा है। आप लोगों के इशू उभारो और उसको फुलफिलमेंट करने की एक रास्ता बनाओ। फुलफिलमेंट तो गवर्नमेंट नहीं करना है ना, एमएलए तो करवा नहीं सकता। अगर आपने दंगल ही करना है तो फिर कुछ नहीं होगा, जो दिल्ली में होता रहा तो वही होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप 5 साल तो इलेक्शन होनी नहीं किसी सूरत में भी, ठीक है, चाहे स्टेटहुड मिले ना मिले, ठीक है, तो वो होनी नहीं। तो 5 साल आपको जिन कॉन्स्टिट्यूंसी की नुमाइंदगी कर रहे हो, उन लोगों को क्या करेंगे आप? फिर ये टेंशन देंगे, झगड़े देंगे, क्या देंगे? मतलब आपका इस समय इलेक्शन का दौर खत्म हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इलेक्शन की बातें ना करके लोगों की विरोध की बात करें, जो मसले हैं उनको हल करने की कोशिश करें, तो मेरा ख्याल है। और यही पॉजिटिव जो अप्रोच होगी, अगर मेरे हिसाब से, वो अपोजिशन को भी जम्मू कश्मीर की असेंबली में भी करनी चाहिए। इसमें अच्छी बात तो ये है कि जो रास्ते साहब ने जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, उसमें एक चीज बड़ी अच्छी सी उभर के आई कि हम क्वेश्चन आवर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका जवाब आता है, उस पर फिर सप्लीमेंट्री आती है, उसके कमिटमेंट ली जाती है गवर्नमेंट की, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये भी चलो एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। हालांकि अब तो दिल्ली पार्लियामेंट में भी किसी हद तक ये वो क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो अब चुपचाप हो जाता है। तो ये चैलेंज एक हर एमएलए के लिए है, हमारी डेमोक्रेसी के लिए है। क्या हम इसलिए एमएलए हमें नुमाइंदे चुन के भेजते हैं कि आप वहां जाकर लड़ो? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। हम किस लिए भेजते हैं? अपोजिशन करने के लिए। हम किसी 2 चीजों के लिए भेजते हैं, या तो आप हमारे लिए हुकूमत बनाओ, हुकूमत रूल करो, अच्छी चीजें लाओ, और अगर नहीं है, अगर नुमाइंदे के तौर पे हमारे मसले फिर भी तो उनको हल करो। होगी कैसे होगा ये हल? अगर लड़ाई झगड़े में ही रहना है और हर चीज पे दंगल करना है, कपड़े फाड़ने हैं या क्या करना है, तो चीजें अप्लाइज टू द स्पीकर एंड द रूलिंग पार्टी आल्सो। ये नहीं है कि अपोजिशन की ही बात है, उनके लिए भी ये है कि रेस्ट्रेन करना चाहिए कि फेयर प्ले उनको फिर देना चाहिए, और वो चीजों को अवॉइड करना चाहिए जिससे मतलब जो अंदर अमन है जो उसका, वो उसको खराब ना हो, किसी को प्रवोक करने का स्कोप नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। बाकी जमातें अपने एजेंडा के हिसाब से चलती हैं। आखिर में एक पूछूंगा आपसे, क्योंकि आपने एक आर्टिकल में भी लिखा है, लेकिन शोर इस बात का है, जब राज्य के दर्जे की बात करते हैं, स्टेटहुड की बात करते हैं, सभी ये कहते हैं अगर स्टेटहुड होगा तो असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। क्या ऐसा कोई प्रोविजन? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये देखे, ये सोशल मीडिया में बहुत चला था कि जी, यहाँ तक भी चला कि सम पीपल हैव टोल्ड अब्दुल्ला अबाउट दिस, और उसके बाद उन्होंने ये डिमांड चुपचाप कम कर दी है ऐसे। तो ये काफी चला था। तो मैंने रेलिवेंट पोर्शन मैंने थोड़ा सा इसमें रिसर्च भी की। आर्टिकल 3 कहता है जो मतलब इसको चेंज ऑफ होती है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है गुंजाइश उसको, ना तो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में लिखा है ना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि उसकी इलेक्शन दोबारा करवानी है, ये नहीं लिखा। एक प्रेसिडेंट की बात आती है। फिर यहाँ पर कई चीजें जो है, कई यूटी जो थी वो स्टेटें बनी हैं, वो अभी थी, तो और भी जगह 3-4 जगह बनी है उनकी। मैंने वो देखा कि उनके जो इलेक्शन का जो पैटर्न था, जो टेन्योर था, उनके बनने के 3 साल के बाद इलेक्शन हुई है। किसी के 2 जगह बनी है। क्यों? ये 1967 में इलेक्शन होनी थी सब जगह, उनकी भी 1967 में हुई है। तो ऐसा कोई अभी तक कोई प्रेसिडेंट नहीं है जिसमें वो असेंबली डिसॉल्व हो जाती है। क्योंकि यहाँ तक कहा जी उसके बाद डिलिमिटेशन होगी जी, तो डिलिमिटेशन हो चुकी है, 90 सीटों की तो हो चुकी है।
अब जहाँ तो सीटें बढ़ाने की बात करें तो फिर भी होगी, वो अब बनेगी जब पार्लियामेंट की डिलिमिटेशन होने जा रही है। अब तो वक्त आ गया कि पार्लियामेंट सीटों की भी डिलिमिटेशन हो, तो उसमें एक वर्ड ऑफ कॉशन है कि इट इज ऑलवेज जो पार्लियामेंट इस मामले में स्टेटहुड की जो देगा वो पार्लियामेंट अप्रूव करती है। वो जो कानून देता है उसमें क्या ये चीजें रखने की कोई गुंजाइश है? अभी तक तो रखी नहीं कभी। पार्लियामेंट की गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर सकती है, पर मेरे हिसाब से नो प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट करेगी भी नहीं, क्योंकि एक बहुत ज्यादा एक ऑब्नॉक्शियस पार्ट ऑफ लेजिस्लेशन होगा कि आपका एक टेन्योर हमें इलेक्ट हुए हो और उसकी मियाद आप काट लो और कोर्ट द्वारा असेंबली में, मतलब जो मैंडेट मिला है अगर वो आप दोबारा भी करोगे मुझे लगता है उन्हीं लाइन पे ही आएगा। ये बात सही है, रीजन वाइज हो गया है, रीजन वाइज हो गया है ना, तो इसमें ये उतना ही आएगा, 2-4 सीटों का इधर उधर फर्क होगा, तो लेकिन वो होगा नहीं। दिस इज माय व्यू, इट विल नॉट हैपन एंड इट शुड नॉट हैपन। जट साहब उम्मीद करते हैं, चूंकि उम्मीदें बहुत हैं बजट के सेशन के ऊपर लोगों से, जिस तरह से आपने बहुत सी चीजें क्लियर की हैं और हमारे दर्शकों को सब जानकारी दी है। आप हमारे स्टूडियो में अपना कीमती समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होंगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।